अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेटा अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप लोग ना ग्रुप में मैसेज कर दें, वॉइस क्लियर है आप सबको। और पीपीटी जो मैंने सेंड की हुई है ना, ये आप ओपन कर लें। वॉइस क्लियर है आप सबको? पीपीटी जो अभी आपके साथ शेयर की है ना, वो ओपन कर लें। आज हमने पढ़ना है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन ये दो टाइप्स होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन की। फिर उसके बाद इन टाइप्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, जिनके अंदर क्रॉस सेक्शनल, कोहोर्ट, केस कंट्रोल, ये डिज़ाइन जो है ना, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और इनके प्रोन्स और कॉन्स देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने ओड रेशो, जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव रिस्क और ओड रेशो निकालते हैं, वो हम यहाँ पे आज सीखेंगे। देन उसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल जो इंटरवेंशनल स्टडीज़ हैं इनको हमने देखना है कि कौन कौन सी हैं। ठीक हो गया बच्चों? ये जो पीपीटी है ना, ये आप ओपन कर लें। ये जो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, इसमें नेटवर्क इशू है इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया है। अब आवाज़ क्लियर है आप सबको? ठीक है। हमने जो पढ़ना है ना एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, ये जितने भी डिज़ाइन हम पढ़ेंगे ना, जब आप फाइनल ईयर में रिसर्च करोगे तो इन डिज़ाइन को आप यूज़ करते हो एमएसएन में। जब भी आप कोई ना कोई रिसर्च करते हो ना, तो ये स्टडी डिज़ाइन होते हैं, इनको आप यूज़ करके आगे अपनी स्टडी जो होती है, अपनी रिसर्च जो होती है, उसको कंटिन्यू करते हो। अब आप लोग जो स्टडी या रिसर्च करते हो उसके अंदर जो डिज़ाइन यूज़ करोगे, उसका मकसद होता है कि डिज़ीज़ की काज क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। ये चीज़ हम देखते हैं। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जितनी भी कंडक्ट हुई हैं उनका जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, जो मेनली वो डिज़ीज़ की डिफरेंट जो काज होती हैं उनको, ठीक है, काज और इफ़ेक्ट, अगर काज टू इफ़ेक्ट देख रहे हो तो प्रोस्पेक्टिव अप्रोच होती है, अगर इफ़ेक्ट टू काज देख रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच होती है। बेटा बुक में है लेकिन आपको ना अभी नहीं मिलेगा। अभी आप सिर्फ ये जो पीपीटी है ना, इसको ओपन करें, बुक में आप बाद में देखिएगा। ठीक है। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, जल्दी से ये सुन लें, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है और जो लैपटॉप है ना उसकी जो है रिकॉर्डिंग सीट, मतलब बैटरी जो है ना वो चार्ज नहीं है और लाइट भी नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि लाइट आ जाए, तो इसलिए जल्दी से आप पढ़ लेते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप टाइप कर दीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो। ठीक है। तो इसलिए हम जल्दी से पढ़ेंगे थोड़ा सा ये, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल ईयर में भी आपके काम आएंगे। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जितनी भी होती हैं उनकी जो टाइप्स होती हैं ना, अगर रिसर्चर एक्सपोयर देखना चाहता है, ठीक है, मतलब एक्सपोयर करवाना होता है और उनको ऑब्जर्व करता है, मतलब एक चीज़, एक ट्रीटमेंट कोई कर रहा है तो उसके लिए वो यूज़ करेगा, कोई इंटरवेंशन कर रहा है, अगर ट्रीटमेंट वो अप्लाई उसको देख रहा है, उसके ऊपर स्टडी कर रहा है तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। अगर वो किसी डिज़ीज़ के ऊपर मतलब कोई गाइडलाइन देख रहा है या उसके ऊपर रिस्क फैक्टर फाइंड आउट कर रहा है तो वो करता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। दो तरह की स्टडीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। अब जो ऑब्जर्वेशनल होती है ना, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एनालिटिकल की फर्दर मज़ीद टाइप्स हैं। एनालिटिकल के अंदर तीन टाइप्स आती हैं, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये टेबल आपको बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है ना, उसके अंदर एक तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है, एक होता है नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी। ये एक्सपेरिमेंटल की दो टाइप्स हैं, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें हम रिसर्चर जो होता है उसके कंट्रोल में होती है, जितने भी मतलब फैक्टर्स होते हैं वो लैब के अंदर करता है और उसके कंट्रोल, और नॉन रेंडमाइज में मतलब वो नॉन रेंडमली किसी को भी ले लेता है जो उसको इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशनल कितनी है, अभी आप मुझे टाइप करके दिखाएं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की कितनी टाइप्स हैं और एनालिटिकल स्टडी की कितनी टाइप्स हैं, ये मुझे आप नोट डाउन करके दें। ठीक है। तीनों बच्चे ने मुझे आप नोट डाउन करके दें। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है ना, बेसिकली बेटा इनकी कितनी टाइप्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ना हम बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है, ये प्रॉब्लम, ये इशू क्रिएट हुआ है। तो मेनली इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़। अब जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी,
ये डिस्क्राइब करती है डिजीज़ की अक्रेंस को, मतलब डिजीज़ जो अक्रेंस हो रही है किसी भी पॉपुलेशन में, किसकी टर्म्स में, टाइम प्लेस और पर्सन। टाइम प्लेस और पर्सन की मतलब अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन में डिजीज़ की जो अक्रेंस को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है, जो स्टडी, वो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है एपिडेमियोलॉजिकल का, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन करना और हाइपोथेसिस को जो फार्मूलेटिंग हुई है वो फार्मूलेट करना। मतलब डिस्क्रिप्टिव में ना हाइपोथेसिस फार्मूलेट होता है, नहीं वो बनाया जाता है हर हाइपोथेसिस को, और इसी के अंदर कुछ ऐसी होती हैं, मतलब एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब पॉपुलेशन बेस्ड जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ स्टेटस और कम्युनिटी से रिलेट होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, और कुछ डेथ स्टैटिस्टिक्स वगैरह हमें ये इन स्टडीज़ से पता चलता है। डेथ कितनी है, किस एज में ज़्यादा है, किस सेक्स में ज़्यादा है, किस एथनिसिटी के अंदर ज़्यादा हो रही है, कितने टाइम पीरियड में। जब ये हम स्टडीज़ करते हैं ना तो हम बताते हैं कि हम इस पॉपुलेशन में कर रहे हैं, इतनी एज की पॉपुलेशन थी, आपने बाज़ का देखा भी होगा कि इस डिज़ीज़ का इतना प्रीवलेंस है, इतनी इंसिडेंस है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, डिजीज़ का इंसिडेंस, डिजीज़ का प्रीवलेंस, मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, ये रिस्क फैक्टर हैं, ये काजेज़ हैं, ये सारी क्या करती हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करके ही फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी इसकी काजेज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है ना वो इन चीज़ों को मतलब बता रही होती है। फिर डिस्क्रिप्टिव जो है और एनालिटिकल स्टडीज़ भी। ठीक है, अब जो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। उसके अंदर आता है बेटा केस रिपोर्ट और केस सीरीज़। केस रिपोर्ट नाम से ज़ाहिर है कोई एक सिंगल केस है, एक इंडिविजुअल बेस पेशेंट के ऊपर जब हम एक सिंगुलर रिपोर्ट्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है, केस रिपोर्ट और डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। ये उसकी टाइप्स के अंदर आता है। केस सीरीज़ में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पेशेंट, मतलब कोई ग्रुप है पेशेंट का, बट डिजीज़ एक ही है, उनकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट, डायबिटीज़ के ग्रुप है, पेशेंट है, 10-12 लोग हैं, या 15 लोग हैं, 30 लोग हैं, या 100 लोग हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करके क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, केस सीरीज़ कहलाती है। मतलब केस सीरीज़ देख रहे हैं हम उन सबको। अब अगर इंडिविजुअली की जाए तो वो क्या होती है, केस रिपोर्ट या केस स्टडी कहलाती है। ठीक हो गया, क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मेरे साथ साथ आपने बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ना एपी में, ये आपके फाइनल ईयर में बड़ी काम आनी है रिसर्च में। उसके बाद जो बेसिक इसकी ट्राइड है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की, आपको पता है 3 इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पहले ही पढ़ी हैं, टाइम प्लेस पर्सन। टाइम में हम क्या देखते हैं कि व्हेन डज इट अकर, कब किस टाइम ये हुई, सीजनल थी, एपिडेमिक थी, इंडेमिक थी। प्लेस हम देखते हैं कहाँ पे ये बीमारी, ये डिजीज़ जिस या इश्यू जो है हुआ कहाँ पे। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंट देखें, रूरल है, अर्बन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे किस तरह का इन्वायरमेंट है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर पर्सन, कौन इफेक्टेड है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, किस एज के हैं, यंग हैं, अडल्ट हैं, अडल्टहुड हैं, अडोलसेंस एज में है, यंग अडल्ट हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये हम पर्सन में देखते हैं। तो ये बेसिक तरह 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के हैं। क्या क्या, टाइम, प्लेस, पर्सन। क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? गुड, शाबाश। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी समझने वाली हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है ना, इसमें हम एनालाइज करते हैं काजेज डिजीज़ की जो होती हैं उनको, कैसे हम कहते हैं कि ये काज है इस डिजीज़ की। लाइक स्मोकिंग जो है लंग कैंसर की काज है, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव में जो हमने बनाया था। हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, उसमें हमने कहा कि जो है ना, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। और एक तो ये बना, दूसरा एक हमने बनाया कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब हम
हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर उन टेस्ट की बेस पे जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जो हम रिजल्ट बनाते हैं डेटा कलेक्ट करके, उससे हम एनालाइज करते हैं कि ये वाकई डिजीज़ की काज है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं वो होता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी या एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ उनको कहते हैं। उनके लिए जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं वो एनालिटिकल की टाइप में से करते हैं। उसमें केस रिपोर्ट आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल आ जाता है, कोहोर्ट आ जाता है। केस रिपोर्ट बल्कि डिस्क्रिप्टिव में, इसमें क्रॉस सेक्शनल, कोहोर्ट आएगा। ठीक है, ये 3 डिज़ाइन जो हमने पढ़े थे, कोहोर्ट, क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल। अब एनालिटिकल जो एपिडेमियोलॉजी है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पार्टिकुलर किसी रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर या कोई जो काज बन सकता है डिजीज़ का या नहीं बन सकता, उसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। 3 है जैसे कि आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल, कोहोर्ट और केस कंट्रोल। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे और इनके प्रोज और कॉन्स देखेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेटा एक ही टाइम में ये किया लिया जाता है। इसमें मतलब फॉलो अप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हमने गए एक किसी कम्युनिटी से डेटा लिया, फिर हमने उनको इंटरवेंशन दी, फिर उनसे बाद में जाके डेटा लिया। नहीं, ये होता है, ये जो हम करते हैं ये हम उसमें तो करते हैं जिनमें हम ग्रुप में फॉलो अप होता है। क्रॉस सेक्शन में कोई फॉलो अप नहीं होता। हम जाते हैं किसी भी मतलब कोई डिजीज़ है लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके अंदर, ठीक है, हम गए उनसे, हमने जाके हम चले गए किसी भी हॉस्पिटल जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी हमें मिली, ठीक है, उनसे हमने डेटा लिया कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से, जो हमारे क्वेश्चनियर था उसके अंदर क्वेश्चन थे वो हमने पूछे एक ही टाइम में। उनने जो रिस्पॉन्स किया वो हमने आके अपने डेटा के अंदर इंटर किया। फिर हमने उनके जो रिस्क फैक्टर जो हमने निकाले हुए थे उनको इवेलुएट किया और आउटकम जो डिजीज़ का आया उसको देखा। फिर हमने उसकी प्रिविलेंस और उसका आउटकम जो था वो हमने निकाला और वो हमने क्या किया, अपनी रिसर्च के अंदर बताया कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और ये जो है इसका प्रिविलेंस है जो हाई रिस्क पे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। तो ये सारी स्टडी जो थी क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, और यही स्टडी जो है हमने फाइनल ईयर में, जो मेरी स्टडी है ना, जो मैंने रिसर्च की थी वो इसी के ऊपर की थी, जिसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है आप सबको, समझ आ गई क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। वो फॉलोअप जो होता है ना वो दूसरी होती है, जिसमें हम एजुकेशन देते हैं, इंटरवेंशन देते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी होती है। क्रॉस सेक्शन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सपोजर रिस्क फैक्टर देख रहे हैं या आउटकम हमने देखना है किसी पॉपुलेशन में, तो हम एक टाइम जाएंगे वहाँ पे डाटा लेके उनको मतलब देखेंगे। फिर हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन में कि कौन से एक्सपोजर हुआ है, कौन से केसेस थे, और नॉन एक्सपोज कौन से थे, वो देखते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी के। एक तो ये है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये कि डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पॉपुलेशन के अंदर, मतलब उसका प्रीवलेंस कितना है। दूसरा, ये हमें बर्डन ऑफ डिजीज़ को भी बताता है, कम्युनिटी के अंदर कितना डिजीज़ का बर्डन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर इससे हमें ये एक हेल्प भी मिलती है कि अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो इन रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट अगर हम ये गाइडलाइन यूज़ करें, ये प्रिवेंटिव में ये यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया या ओबेसिटी जो है ना, ये जो है ना एक रिस्क फैक्टर है, तो हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाने हैं ताकि ये प्लानिंग मिली ना हमें, तो इस तरह हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। उस मकसद के लिए भी हम यूज़ करते हैं इंटरवेंशन, मतलब देनी है बाद में, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बाद में हम प्लानिंग कर सकते हैं कि इस तरह हम इस रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। फिर ये ईजी टू कैरी आउट होता है, इसमें इतना इकोनॉमिकली मतलब आपको एक्सपेंसेस नहीं पड़ते। इसमें हमें एसोसिएशन मिलती है डिजीज़ की डिफरेंट वेरिएबल के साथ, डिफरेंट वेरिएबल जो हमने देखे डेमोग्राफिक या जो भी थे। और ये एक रैपिड मेथड है जिसमें हम हेल्थ की इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं और इसमें हम हेल्थ केयर नीड्स को भी असेस करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये है कि इसका टाइम सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, ये जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ या एटियोलॉजी जो है ना, वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्रॉस सेक्शन स्टडी हमें नहीं देती। ना ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेजर करते हैं कि न्यू केसेस जो हैं उसकी अक्रेंस कैसे है, मतलब इंसिडेंस जो है ना, हमें वो भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी से नहीं पता चलता। और ना ही हम मतलब जो एग्जिस्टिंग केस होते हैं बस उनको ही हम एक ही टाइम में देख रहे होते हैं और उनको ही देख रहे होते हैं कि यही इसके काजल फैक्टर्स हैं। तो ये नेमन बायसनेस इसमें आती है। नेमैन उसने कहा था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये सिर्फ एक ही टाइम में मतलब डिजीज़ की केसेस जो मौजूद होते हैं उनको मेजर करती है, जबकि जो पहले मौजूद केसेस हों उन वो मिस भी हो सकते हैं, मतलब पहले जो आए वो उनको भी नहीं देखती, और जो डेड हो गए या जिनको सिम्टम्स अभी अपेयर होनी है उनको भी नहीं आती। तो ये एक बायसनेस क्रिएट होती है इस स्टडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं नेमैन बायसनेस या नेमैन बायस। क्लियर है सबको यहाँ तक?
बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर हैं? मुश्किल नहीं है? सबको क्लियर है? सब बच्चे रिस्पॉन्स करें, सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है, सब बच्चे रिस्पॉन्स किया करें, जैसे मैं पूछूँ ना उसी वक्त आप बैठे हो एक्टिव होके। केस कंट्रोल, नाम से ही ज़ाहिर है केस है, कोई डिजीज़ है। केस उसी को कहते हैं ना जो डिजीज़ होती है हमारे लिए, तो नर्सेज के लिए, डॉक्टर के लिए, उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केस कंट्रोल स्टडी का जो मकसद है उसमें हम क्या करते हैं कि डिजीज़ की जो काज है उसको फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, लोगों के जो होते हैं हमारे पास पेशेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनके दो ग्रुप बनाते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको डायग्नोज होती है डिजीज़, जो डिजीज्ड होते हैं, और एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको डिजीज़ नहीं होती। अब जिस ग्रुप को डिजीज़ होती है उसको हम केस कहते हैं, और जिसको नहीं होती मतलब जो डिजीज़ नहीं होती उसको हम कहते हैं कंट्रोल। दो ग्रुप होते हैं, एक केस एक कंट्रोल ग्रुप होता है। केस में वो ग्रुप होता है जिनको डिजीज़ होती है, कंट्रोल में वो जिनको नहीं होती। अब इन पार्टिसिपेंट को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप जो है ना इसकी बेसिस मतलब जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़ की बेस पे होती है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल है लाइक लंग कैंसर डायग्नोज्ड हुआ है, उनको कहते हैं कि स्मोकिंग की हिस्ट्री, जो बंदा स्मोक करता है ना उसको लंग कैंसर है। अब ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है कि एक वो लोग लेंगे जिनको डिजीज़ है केस, और एक यो जिनको डिजीज़ नहीं है कंट्रोल ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं। क्रॉस सेक्शन में ऐसा कोई सीन नहीं था कि दो ग्रुप हों, जबकि इसमें क्या है, दो ग्रुप हैं। केस में हम क्या करते हैं कि एक एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड होते हैं, और जो होता है कंट्रोल उसमें भी हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड कितने हैं, मतलब हम पास्ट में जाते हैं। जैसे कि आगे ये टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉपुलेशन है, उसमें दो ग्रुप हैं, एक केसेस का एक कंट्रोल का है। उसमें ये देख रहे हैं कि कितने एक्सपोज्ड हुए हैं, कितने नॉन एक्सपोज, कितने कंट्रोल में एक्सपोज हैं और कितने नॉन एक्सपोज हैं। अब केस कंट्रोल स्टडी जो है ना इसको हम कहते हैं मोस्टली रिट्रोस्पेक्टिव या फ्लैशबैक स्टडी, क्योंकि हम इसमें काज की जब डिजीज़ हो चुकी होती है, डिजीज़ ऑलरेडी मौजूद है, हमें पता है, हम पीछे देख रहे होते हैं उसकी काज क्या है। जैसे कि हमने पहले कहा कि स्मोकिंग जो है या काज है, फिर हम उसको देखने के लिए बैकवर्ड जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं उस डिज़ीज़ के, मतलब क्या वाकई ये जो हम कह रहे हैं ये रिस्क फैक्टर है इस डिज़ीज़ का या नहीं है, यही प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है या नहीं है। अगर हमने प्रीवेलेंस ऑफ एक्सपोजर इज हायर इन केसेस तो इट मे बी टर्म एज रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज। अगर जिस केस के अंदर एक्सपोजर हाई आ रहा है, एक्सपोज्ड जो हैं, जो केसेस अगर एक्सपोज्ड हाई हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्सपोजर, ये जो हमारा वेरिएबल है, ये हमारा जो रिस्क फैक्टर है, उसको हम कहेंगे ये हमारा रिस्क फैक्टर जिसका एक्सपोजर हाई आ रहा है प्रीवलेंस। अगर किसी केस में प्रीवलेंस उस एक्सपोजर का लो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सपोजर है, जिस चीज़ के साथ एक्सपोजर है, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से केस क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर एक बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, योगा करता है, योगा एक्सरसाइज करता है, तो उसको तो लंग जो कैंसर है वो तो नहीं होगा ना जल्दी। ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हुआ ना, क्योंकि इसमें केसेस जो थे वो लो आ रहे थे। अब ये मेथडोलॉजी होती है केस कंट्रोल स्टडी की, कैसे करते हैं, मतलब मेथडोलॉजी मतलब है कि केस कंट्रोल स्टडी को हम लेके कैसे चलेंगे। स्टेप सबसे पहला होता है हमारा हाइपोथेसिस बताना। क्लियरली हम हाइपोथेसिस लिखते हैं कि उसमें हम ये बताएंगे कि स्मोकिंग जो है ना ये लंग कैंसर को काज है या रिस्क फैक्टर है। फिर उसके बाद हम केस डिफाइन करेंगे, जो हमारे केस की डेफिनेशन होगी उसकी मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल जो क्राइटेरिया होगा या क्लिनिकल पैटर्न, लाइक लंग कैंसर की जो डेफिनेशन होगी ना हम वो लिखेंगे। हाइपोथेसिस बनाया, फिर उसकी डिफाइन की केस लंग कैंसर की, जो हमने जो भी केस बनाया, आपने जो भी बनाया, फिर उसने क्या के बाद हम उसको सिलेक्शन ऑफ केस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से मतलब न्यूली डायग्नोज हैं या कौन से केसेस हैं जो ज़्यादातर आ रहे हैं। उसके बाद हम कंट्रोल की डेफिनेशन बनाएंगे कि ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम डिजीज़ नहीं है। अब कंट्रोल ग्रुप का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इसको हम एस्टिमेट कर लगा रहे होते हैं कि रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर जो है ना वो कितना मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस बताएंगे, उसके बाद केस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे केस, उसके बाद हम
कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, 2 ग्रुप बन गए। फिर हम क्या करते हैं, मैचिंग ऑफ कंट्रोल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल जो हमारा केस और कंट्रोल 2 ग्रुप होते हैं उनको हम इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि इसकी एफिशिएंसी, इस तरह जो एफिशिएंसी होती है ना वो इंक्रीज होती है। मतलब दोनों ग्रुप में ना बराबर के लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक में ज़्यादा हो एक में कम हो। फिर उसके बाद जब मैचिंग ऑफ कंट्रोल हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिन करते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है और ड्यूरेशन कितना है एक्सपोजर का। मतलब इतने अरसे के लिए अगर इस यहाँ इतने अरसे स्टार्ट करवाएं और इतने अरसे तक अगर करवाएं तो ये डिजीज़ हो सकती है। और ये फैक्टर अगर ना करवाया जाए, अगर इसको प्रोटेक्टिव फैक्टर यूज़ करें तो ये बच सकता है। तो इसमें हम फिर बाद में क्या करते हैं, मैचिंग के बाद स्टार्ट और ड्यूरेशन देखते हैं एक्सपोजर का। फिर उसके बाद मिनिमाइज करते हैं बायसनेस को। बायसनेस बेसिकली क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिकली जो आपकी एसोसिएशन आपने निकाली है डिजीज़ और एक्सपोजर के बिटवीन, जो आपने निकाली है उसके अंदर अगर कोई सिस्टमेटिकली एरर आया है तो उसको कहते हैं बायसनेस। तो हमने क्या करना है, बायसनेस को कम करना है। जितनी बायसनेस सिस्टमेटिक एरर कम होगा उतने हमारे वैलिड रिजल्ट होंगे, उतनी हमारी स्टडी के जो रिजल्ट होंगे वो वैलिड होंगे, और जो हम रिस्क फैक्टर बताएंगे वो भी वैलिड होगा। उसके बाद हमने कंफाउंडिंग फैक्टर को देखना है। कंफाउंडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? कंफाउंडिंग फैक्टर बेटा वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, जो हमारी स्टडी में बायसनेस को इंक्रीज करते हैं। जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना उसके चांसेस को इंक्रीज करते हैं, हमारे रिजल्ट को चेंज लाते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंफाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। और ये जो रिसर्चर होता है या एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है उसके कंट्रोल में ये फैक्टर नहीं होते। ठीक है, एट द एंड उसके बाद हमने क्या करनी है, एनालिसिस करना है कि केस कंट्रोल स्टडी जो हमने एनालाइज करना है कि उसमें एड रेशो को कैलकुलेट करना है। ओड रेशो की मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओड रेशो क्या बताती है, ओड रेशो बताती है कि एक्सपोजर और डिजीज़ जो है इसके अंदर एसोसिएशन को मेजर करती है, कितनी एसोसिएशन है। ये हमें क्या बनाती है, ओड रेशो, ओ आर। ओड रेशो अब कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका फार्मूला क्या है। ओड रेशो जो है ना ये रेशो है किसकी, ओड। ओड कहते हैं बेटा चांस, मतलब कितना चांसेस हैं एक डिजीज़ अगर ये रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर होने के। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना फेवरेबल इन्वायरमेंट है उसके एक्सपोजर जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर है। मतलब दो है ना एक्सपोजर फैक्टर्स, एक वो जो फेवरेबल है और एक वो जो रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो इसका हम चांसेस देखते हैं। उन चांसेस जो कंट्रोल और केस ग्रुप में हैं उनके बिटवीन हम रेशो को चेक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ओड रेशो को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक हमारे पास केस ग्रुप है, एक है कंट्रोल ग्रुप। उसमें हम एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज देख रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम एक तो डिजीज़ ग्रुप, एक नॉन डिजीज़। एक जो डिजीज़ वाला आपको पता है वो केस है, और जो नॉन डिजीज़ है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल है। अब देखेंगे उसमें डिजीज़ वाले जो एक्सपोज हुए कितने हैं और नॉन एक्सपोज कितने हैं, और नॉन डिजीज़ में भी देखेंगे। अब ए बी सी डी हम इस तरह लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। फिर ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ओड रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना मतलब चांसेस हैं इस डिज़ीज़ की, एसोसिएशन कितनी है इसके साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ए डी है मतलब सबसे पहले तो हम वो केसेस लिखते हैं जो मतलब एक्सपोज हुए हैं और नॉन एक्सपोज, मतलब डिजीज़ को हम नॉन डिजीज़ से डिवाइड करना है हमने। अब डिजीज़ के अंदर क्या आता है, ए रेशो सी और ए डिवाइड बाई सी और बी डिवाइड बाई सी। तो जब हम इनको लिखते हैं ना मल्टीप्लाई करके तो ये ऊपर आ जाएगा डी जो है ना नीचे, और सी जो है नीचे। मतलब तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए डी ओवर बी सी। तो ये इसका फार्मूला बनता है। इससे हम क्या करते हैं, ओड रेशो फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है सबको बेटा?
ओवर टाइम जब एक उसी टाइम में हम क्या करते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं डिजीज़ का जो एक्सपोजर है उसको चेक करने के लिए। और जबकि कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है कि हम एक्सपोजर से डिजीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, एक्सपोज करवाते हैं रिस्क के साथ, फिर हम देखते हैं कि उसका क्या आता है, कितने लोग हैं जिनको इंसिडेंस क्या है डिजीज़ का, ये हम कोहोर्ट स्टडी के अंदर करते हैं। अब मेथडोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो हम बेटा इसमें सिलेक्शन करते हैं कोहोर्ट की। कोहोर्ट डिज़ाइन हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, मतलब इससे लोग ऐसी स्टडी करेंगे जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, फ्री होगी डिजीज़ से। फिर हम क्या करते हैं, जो बेस लाइन डेटा होता है वो हम लेते हैं उस स्टडी ग्रुप से जो एक्सपोजर स्टेटस होता है, ठीक है, जिनको मतलब हमने डिजीज़ सफ़र्ड हुई है, जिनको एक्सपोज करवाया तो उनको डिजीज़ हो गई, उनसे हम बेस लाइन डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम फॉलोअप पे रखते हैं, उनको फॉलोअप करवाते हैं, उनका मैंडेटरी होता है। अगर 10% भी उसमें लॉस हो जाते हैं स्टडी पार्टिसिपेंट तो ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब इसमें ये नहीं होता, ठीक है। 10% अगर लॉस हो जाता है तो ओके, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर। फिर उसके बाद हम फॉलोअप के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोहोर्ट के अंदर कितनी एसोसिएशन है एक्सपोजर और डिजीज़ की। तो ये तो थे इसका मेथडोलॉजी के 4 पॉइंट हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि हम इसमें डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ केसेस जो है ना इस डिज़ीज़ के डेवलप होंगे, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज दोनों ग्रुप में। इस तरह हमें इंसिडेंस भी फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह हम इसी का एक एडवांटेजेस ये है कि इंसिडेंस फाइंड करने का हम रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो क्या है? इसमें सिंपली ये होता है कि हम जो एक्सपोज ग्रुप और अनएक्सपोज ग्रुप होता है उनका जो इंसिडेंस रेट होता है ना, उनके बिटवीन हम रेशो जो होती है ना उसको फाइंड आउट जब करते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो। मतलब ऐसे लोग एक्सपोज ग्रुप के अंदर जिनको हमने एक्सपोजर करवाया उनमें कितने लोगों को डिजीज़ हुई उनका रेट, और अनएक्सपोज ग्रुप में कितने लोग जो थे जिनको डिजीज़ थी उनका ग्रुप, इनके बिटवीन जो रेशो होती है वो हमारे पास क्या आती है, रिलेटिव रिस्क आती है, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो ऑफ रिस्क को जो फाइंड करने का फार्मूला है ये आपके सामने है। डिजीज रिस्क इंसिडेंस इन एक्सपोज, अब जो एक्सपोज में है लाइक ए बी जो है ना ये एक्सपोज के अंदर आते हैं, जिन एक वो है जो डिजीज़ हुई है, एक वो जिनको नहीं हुई। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ केसेस डिजीज हैं उनको होल नंबर ऑफ केसेस के साथ कितने टोटल थे डिजीज़ और नॉन डिजीज़ दोनों, मतलब ए प्लस बी करके हम ए इनको ए के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नीचे हम लिखते हैं वो जो नॉन एक्सपोज थे, तो नॉन एक्सपोज में हम पहले ऊपर डिजीज़ लिखते हैं, फिर जो इनको प्लस करके इससे क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोहोर्ट एडवांटेजेस में ये भी है कि हम इससे इंसिडेंस फाइंड आउट करते हैं, और ये डिज़ाइन सूटेबल है उनके लिए जो रेयर एक्सपोजर डिजीज़ होती हैं, जिनका कम एक्सपोजर होता है ना, रेयर होते हैं, नायाब या होती हैं जो, ठीक है। अब मल्टीपल आउटकम आते हैं, एक ही सिंगल, अगर एक सिंगल एक्सपोजर करवाया हमें एक डिस्ट्रिक्टर, उसकी वजह से मल्टीपल आउटकम जो आते हैं वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। ये प्रूव करता है कि ये एक टेम्पोरल रिलेशनशिप है, ठीक है। जो रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के बिटवीन रिलेशनशिप है वो टेम्पोरल है, ये इसको भी प्रूव करता है। उसके बाद हम इंसिडेंस को डायरेक्ट भी मेजर करते हैं, किसके अंदर, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज ग्रुप दोनों के अंदर, जैसे कि हमने पहले रिलेटिव रिस्क के अंदर देखा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? इसमें एक तो फॉलोअप रिक्वायर होता है लॉन्ग टाइम, 1 ईयर ऑलमोस्ट इसका होता है। कोहोर्ट स्टडी की डिज़ाइन का जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का मतलब हमने इसको कंप्लीट करना होता है, तो इसमें फॉलोअप भी होते हैं। तो जो फॉलोअप होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के होते हैं, इसमें एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें एडिक्वेट रिकॉर्ड जो है ना वो ज़रूरत होता है, और ये सूटेबल नहीं है जो रेयर डिजीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ना वो रिक्वायर होते हैं, और इसमें ये भी होता है कि जो फॉलोअप होता है वो भी लॉस हो सकता है, मतलब जिनका हम फॉलोअप लेना है हमने वो पार्टिसिपेंट उनकी वो क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, डेथ हो सकती है उनकी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे जो हमने पढ़ना है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है इसको हम इंटरवेंशन स्टडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हम क्या कर रहे होते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम एक में हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन देते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और दूसरे को जो है ना हम एक्सपेरिमेंटल नहीं, इंटरवेंशन जो है वो नहीं देते, जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं देते, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। इसमें जो रिसर्चर होता है उसका जो
कोशिश होती है कि वो क्या करे, जो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है उसको ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के थ्रू क्या करे, चेंज करे, उसकी प्रोग्रेस के अंदर कम करे या ख़त्म कर दे। ठीक है, जैसे कि जितनी भी मेडिसिन आजकल बनी है, जितनी भी इंटरवेंशन बनी है, वो सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की हेल्प से बनी है। तो जो इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट जो हम मैयर करते हैं और आउटकम हम देखते हैं, ठीक है, दो ग्रुप के अंदर, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। इसके बेटे दो टाइप्स हैं मेजर, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, और एक होता है नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम काजी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। और इसमें दो फर्दर और आ जाते हैं, फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स। ये छोटे छोटे ट्रायल्स हैं, ये भी कुछ स्टडीज़ हैं, डिज़ाइन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रेंडमाइज्ड, आपको मैंने पढ़ाया होगा। इसमें क्या होता है, रैंडमली सब्जेक्ट जो है ना उसको हम सेलेक्ट करते हैं अपने दो ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो हमारा एक स्टडी ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। स्टडी ग्रुप हुई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जिनको हमने सेलेक्ट करना होता है या एलोकेट करना होता है ग्रुप, वो हम रेंडमली करते हैं। मतलब हमारे पास अगर 10 लोग हैं तो हम कहेंगे 5 जो हैं वो कंट्रोल ग्रुप में चले जाएं, 5 जो है ना वो उसमें चले जाएं। और इसमें हर ग्रुप को चांस होता है कि वो किसी भी ग्रुप में चला जाए। तो इस प्रोसेस को सारे को क्या कहते हैं, रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो रैंडमाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन ये है कि इन विच स्टडी पार्टिसिपेंट हैव इक्वल चांस टू एलोकेटेड इन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। मतलब कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों में जो स्टडी पार्टिसिपेंट होता है उनको मौका मिलता है कि वो उसके क्या बने, पार्टिसिपेंट बने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैंडमाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस स्लाइड में आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट जो है ना, जो हमारे क्राइटेरिया जो हमने सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है। तो उनको हमने सेलेक्ट किया, पार्टिसिपेंट बने हमारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट और कुछ कंट्रोल ग्रुप के अंदर। फिर हमने इनको देखा और इंटरवेंशन वगैरह दी। इंटरवेंशन देने के बाद फिर हमने आगे फ्यूचर में देखा कि आउटकम और विद आउटकम वाले कौन से थे। तो हम ये नंबर्स होते हैं। एक जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये विद आउटकम कंट्रोल में कैसे होता है। एक तो ये होता है कि विद आउटकम जो है ना वो इस तरह होते हैं कि या तो लॉस हो जाता है या फिर उनको मतलब इंटरवेंशन उनको लगता है कि नहीं मिल रही, या फिर एक ऐसा होता है कि इसमें 0 नंबर भी आ सकता है। ये हम एक ऐसे टेबल बनाने के लिए, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सब बनाते हैं। हो सकता है उसमें विद आउटकम में कोई भी ना हो सकता है कुछ लोग हों। तो ये हम मतलब रेशो निकालते हैं, तो उसके बाद ही फाइनल हमारे रिजल्ट बनते हैं। फर्दर इसकी मेथडोलॉजी जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की वो ये है, सबसे पहले इसमें हम हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी अप्रोप्रिएट स्टडी पॉपुलेशन होती है, जो हमारा रेफरेंस पॉपुलेशन होता है, उससे हम चूज़ करते हैं कंट्रोल ग्रुप के लिए और ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए। फिर हम उनमें क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं कि किस में हमने कंट्रोल ग्रुप में कौन से डालने हैं और जो हमारा साथ वाला दूसरा ग्रुप जो है ट्रीटमेंट ग्रुप उसमें कौन से आने हैं। फिर रैंडमाइजेशन के बाद फिर हम उनमें इंटरवेंशन देते हैं, उनको मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद हम फॉलोअप पे देखते हैं कितने लोग थे जिनको मतलब ये डिजीज़ या आउटकम आया, जितना इफेक्ट हुआ, कितने थे जिनको नहीं आया। एट द एंड हम असेसमेंट करते हैं, फिर हम अपनी फाइंडिंग वगैरह लिखते हैं। तो ये सारी मेथडोलॉजी है। उसके बाद बेटा जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें जो है ना कंप्लीट कंट्रोल होता है इन्वेस्टिगेटर का। जो रिसर्चर होता है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, उसका इस स्टडी के ऊपर फुल ऑफ कंट्रोल होता है। इसकी जो फाइंडिंग होती है वो हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन ये होती है कि हमारे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, अगर हमने 200 लोगों से 500 लोगों से जो हमने रिज़ल्ट निकाले हैं, वो हम अपने पूरी पॉपुलेशन, पूरी जिस एरिया में हमने सर्च किया उसके ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। होल द वर्ल्ड भी हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें आप कि हमारे रिज़ल्ट आए हैं कि जो लोग मोटे हैं, ओबीज़ हैं, उनको शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है। तो क्या होगा, ये तो हमने 500 लोगों का मतलब डेटा निकाल के कहा ना, तो हम इसको पूरी मतलब होल पाकिस्तान के अंदर जनरलाइज कर देंगे कि जो ओबीज़ पर्सन है उनको वो मतलब वो रिस्क पे होते हैं या उनको होती है क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें चांसेस ऑफ एरर जो है ना वो बहुत कम होते हैं, बायसनेस जो है वो बहुत कम होती है इस कंट्रोल, क्योंकि सारा कंट्रोल जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, हमारा रिसर्चर होता है, उसके अंडर होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये तो एक क्या है, एथिकल प्रॉब्लम रीड करता है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टडीज़, बहुत से ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, इंटरवेंशन ऐसी यूज़ की जाती हैं जो अनएथिकल होती हैं और पता नहीं होता उनका रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है
फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो उसमें एक ऐसा हुआ था कि उसमें एक ऐसी स्टडी हुई जिसमें ना उन्होंने बच्चों के ऊपर क्या किया था, जो हेपेटाइटिस थे ना उनके इंजेक्शन जो लगाए थे ये देखने के लिए कि उनको हेपेटाइटिस होता है या नहीं होता, मतलब ये अनएथिकल, वो चेक करते थे मतलब इस तरह वैक्सीन वगैरह बना के। तो एक अनएथिकल प्रॉब्लम भी है, कॉस्टली भी होता है, इसमें हमें ड्रग वगैरह बनाने के लिए एक लेबॉर्ट्री के लिए हमें इनकम वगैरह चाहिए होती है, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस होता है और इसमें फॉलोअप जो है ना वो भी डिफ़िकल्टीज उसमें आती हैं। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन हैं फील्ड ट्रायल्स की। फील्ड ट्रायल क्या होता है? फील्ड ट्रायल में जो हम कम्युनिटी के अंदर हम यूज़ करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर, देखते हैं कि कौन से हैं जो डिजीज़ फ्री हैं बट उन हो सकता है कि वो हम उनको प्रिज्यूम करते हैं कि वो रिस्क पे हैं बट उनको डिजीज़ नहीं है। एक इंडिविजुअल जो होता है कम्युनिटी के अंदर उसको हम मतलब लेते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड के अंदर, एक फील्ड के अंदर देखते हैं। और फील्ड ट्रायल जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, मतलब हम इंडिविजुअल बेस पे